साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। तो हरियाणा में कांग्रेस के लिए चुनावी नतीजे बेहद चौंकाने वाले रहे हैं। शुरुआती रुझानों में कांग्रेस को बढ़त मिल रही थी, मगर धीरे धीरे कांग्रेस की हार तय हो गई, जिसके बाद तो न सिर्फ हरियाणा बल्कि दिल्ली कांग्रेस तक बवाल मच गया। यहाँ तक कि हार की आग की लपटें महाराष्ट्र कांग्रेस तक पहुँच गयी। जी हाँ, खबर है कि महाराष्ट्र कांग्रेस में हरियाणा की हार के बाद घमासान मच गया। नाना पटोले अगले 3 दिन की तमाम मीटिंग कैंसिल कर चुके हैं। चुनावी अभियान को रोक दिया गया है और तो और एक साथ कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं के इस्तीफों की खबर ने तो भूचाल ला दिया है। तो हरियाणा की हार की आग में कैसे धधक उठी मुंबई कांग्रेस, आपको भी दिखाते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो हरियाणा कांग्रेस के हाथ से रेत की तरह फिसल गया और बीजेपी तीसरी बार कमल खिलाने का दम दिखाने में पूरी तरह सफल हो गई। अब हरियाणा को लेकर कांग्रेस 100% श्योर थी कि उनकी सरकार यहां बनेगी, मगर पिछली 2 बार की तरह तीसरी बार भी कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी। अब हरियाणा की हार को लेकर दिल्ली में मंथन का दौर चल रहा है। कांग्रेस के हेडक्वार्टर में राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच में गहमा गहमी मची हुई है। एसी कमरों में बंद नेताओं के माथे से पसीना बह रहा है। यही नहीं, हरियाणा कांग्रेस में भी यही हाल है। कांग्रेस के कई नेता तो हार के बाद घर में बंद हो चुके हैं, मगर सबसे हैरानी की बात ये है कि हरियाणा की हार का असर मुंबई में भी साफ देखा जा रहा है, जहां पर अगले महीने विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। कांग्रेस यहां भी जीत की ताल पहले ही ठोक चुकी है, मगर हरियाणा की हार के बाद महाराष्ट्र कांग्रेस में अब घमासान मच गया है। हरियाणा के नतीजों के बीच में ही नाना पटोले ने कांग्रेस की अर्जेंट मीटिंग बुलाई, जिसमें वर्षा गायकवाड़ के साथ पृथ्वीराज चव्हाण पहुँचे और कई बड़े नेता भी वहाँ पहुँचे और नाना पटोले ने करीब 1.5 घंटे तक सभी नेताओं से बात की और इसके बाद आदेश दिया कि अगले 3 दिन की सारी मीटिंग या चुनावी अभियान को तुरंत प्रभाव से कैंसिल कर दिया जाए। जी हाँ, मीडिया के हवाले से खबर आ रही है कि नाना पटोले ने अपनी सारी मीटिंग्स को 3 दिन के लिए कैंसिल कर दिया है। साथ ही साथ जहाँ जहाँ चुनावी सभा होने वाली थी उसको भी रद्द कर दिया है, क्योंकि खबरें आ रही है कि नाना पटोले को दिल्ली बुलाया गया है और महाराष्ट्र में चुनाव की रणनीति बदलने को कहा जा सकता है। यहाँ आपको बता दें कि महाराष्ट्र में कांग्रेस उद्धव ठाकरे और शरद पवार के साथ गठबंधन में विधानसभा चुनाव में उतरने जा रही है। हालांकि अभी इस गठबंधन के बीच में सीट शेयरिंग का मुद्दा काफी गर्माया हुआ है। साथ ही साथ सीएम फेस को लेकर भी पेच फंसा हुआ है, लेकिन फिर भी पार्टी को उम्मीद है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन कर सकती है, इसीलिए कांग्रेस ज्यादा से ज्यादा सीटें बंटवारे में चाह रही है। लेकिन अब यहाँ पर मामला पूरी तरह बदल गया है, तस्वीर उलट गई है, क्योंकि अब उद्धव ठाकरे और शरद पवार के पास कहने के लिए ये हो गया है कि आपने हरियाणा गंवा दिया और आपको अगर ज्यादा सीटें दी गई तो आप कहीं मुंबई महाराष्ट्र को भी अपने हाथ से ना गवा दे और जिसका खामियाजा उन दोनों पार्टियों को भी भुगतना पड़े। तो यहाँ पर यही खबरें आ रही है कि नाना पटोले को दिल्ली बुलाया गया है और दिल्ली में उन्हें नई रणनीति के तहत चुनावी मैदान में उतरने के लिए कहा जा सकता है, ऐसी खबरें आ रही है। साथ ही साथ खबरें ये भी आ रही है कि हरियाणा की हार के बाद कई बड़े कांग्रेसी नेता अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। जी हाँ, हर हार के बाद पार्टी से बड़े बड़े नेता इस्तीफा देते हैं, ये चलन चलता आ रहा है और यहाँ पर भी ये साफ नजर आ रहा है कि कई बड़े नेता सामूहिक रूप से कांग्रेस से इस्तीफा दे सकते हैं और हार की जिम्मेदारी भी ले सकते हैं। और हो सकता है कि विधानसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र में भी कांग्रेस के ऐसे ही कई इस्तीफे देखने को मिले, जो कि कांग्रेस के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। वैसे यहाँ पर कांग्रेस के लिए अच्छी खबर है कि कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में एनसी के साथ सफलता हासिल की है, लेकिन हरियाणा की हार कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी हैरानी की खबर है, क्योंकि महाराष्ट्र के साथ ही कांग्रेस की नजर झारखंड के चुनाव पर भी है। लेकिन अब पासा पलट चुका है, तस्वीर बदल चुकी है, तस्वीर उलट हो चुकी है। तो अब देखना होगा कि हरियाणा की हार के बाद कांग्रेस अपनी रणनीति को कैसे बदलती है, महाराष्ट्र में क्या बदलाव लाती है। और वैसे आपको क्या लगता है, कांग्रेस को जीत के लिए क्या करना चाहिए? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि किसी भी गद्दार को पार्टी में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, क्योंकि 1.5 महीने में वो बेरोजगार हो जाएंगे। उन्होंने ये बात नवंबर में होने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के संदर्भ में कही। अब भले ही यहाँ पर उद्धव ठाकरे का इशारा एकनाथ शिंदे की तरफ था, मगर यहाँ पर कहा जा रहा है, जो अंदर से खबरें आ रही है वो ये है कि उद्धव ठाकरे को एक बार फिर से भनक लगी है कि उनकी पार्टी को तोड़ा जा सकता है, उनकी पार्टी में
एक बार फिर से बगावत के आसार उद्धव ठाकरे को नजर आ रहे हैं। इसीलिए तो उद्धव ठाकरे ने अपनी पार्टी के नेताओं को जमकर सुनाया। एकनाथ शिंदे का नाम लेकर खूब भला बुरा भी कहा और ये भी कह दिया कि अब की बार गद्दारी की तो परिणाम बेहद बुरे होंगे। यहाँ आपको बता दें, एकनाथ शिंदे ने ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना के खिलाफ विद्रोह कर दिया था, जिसके कारण जून 2022 में शिवसेना का बंटवारा हो गया था और महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार गिर गई थी। तब से उद्धव ठाकरे और शिवसेना यूबीटी नियमित रूप से एकनाथ शिंदे और उनके विद्रोही समूह को गद्दार कह रही है और अब भी उन्होंने एक बार फिर से गद्दार कह के पुकारा। दरअसल अपनी ही पार्टी के द्वारा आयोजित एक रोजगार मेले में उद्धव ठाकरे पहुंचे थे और उद्धव ठाकरे ने यहाँ पर दावा किया कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार को अपनी जगह नजर आ जाएगी, क्योंकि ये अब बचेगी ही नहीं। इनका खात्मा पूरी तरह साफ हो चुका है। ठाकरे ने कहा कि 1.5 महीने बाद ये गद्दार हमारे पास नौकरी मांगने आएंगे, क्योंकि उनके पास रोजगार नहीं होगा। मैं चुनाव के बाद किसी भी गद्दार को नौकरी देने वाला नहीं हूँ। यहाँ पर उद्धव ठाकरे ने ये भी कहा कि एक बार तो मैं गद्दारी सहन कर गया, सब कुछ गवा कर मैं फिर से खड़ा हो गया। अपनी पार्टी मैंने गवा दी, अपनी सत्ता मैंने गवा दी, सरकार गवा दी, लोगों को गवा दिया, लेकिन फिर भी मैं फिर से खड़ा हो गया और छाती चौड़ी करके सबके सामने खड़ा हूँ। लेकिन अगर अब किसी ने ऐसी जरूरत की तो मैं उसको माफ नहीं करूंगा। उद्धव ठाकरे ने यहाँ पर कहा कि मेरे पिता ने मुझे सिखाया था कि जो गद्दारी करता है, जो बगावत करता है, उन्हें जाने देना चाहिए, उन्हें रोकना नहीं चाहिए और उनसे किसी भी तरह की उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। उद्धव ठाकरे ने कहा कि लेकिन अब मैं किसी को यूं ही नहीं जाने दूंगा। जब तक मैं उसको सड़क पर नहीं ले आऊंगा तब तक मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि अब मेरे साथ गद्दारी करना बहुत महंगा पड़ेगा। उद्धव ठाकरे ने यहाँ पर दावा किया कि 2022 में उनकी सरकार गिरने के बाद से महाराष्ट्र में कोई बड़ी परियोजना शुरू नहीं हुई है। उनके अपने पूर्व सहयोगी बीजेपी पर हिंदुत्व को लेकर कटाक्ष भी किया और कहा कि हमारा हिंदुत्व है जो रसोई गैस जलाने में मदद करता है, जबकि बीजेपी का हिंदुत्व सिर्फ लोगों के घर जलाने में मदद करता है। यहाँ पर उद्धव ठाकरे ने शिंदे सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी पार्टी सत्ता में आने के बाद राज्य के संसाधनों की लूट का पूरा हिसाब लेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महाराष्ट्र यात्रा की पृष्ठभूमि में ठाकरे ने कहा कि जब भी मोदी किसी परियोजना की आधारशिला रखते हैं तो वो कभी पूरी नहीं होती है। और अब आप खुद देख लीजिए कि महाराष्ट्र में 2022 के बाद से कोई बड़ी परियोजना नहीं आई। ये इसका सबूत है कि बीजेपी और शिंदे सरकार सिर्फ लूट करने में लगी है। महाराष्ट्र का विकास उनके वश की बात नहीं है। उद्धव ठाकरे ने आखिर में अपने भाषण में कहा कि एक बार तो मुझसे गद्दारी करके वो मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन अब क्या करेंगे? अब 1.5 महीने बाद न उनके पास रोजगार रहेगा, न पार्टी रहेगी, तब देखूंगा कि वो क्या करेंगे। उद्धव ठाकरे ने यहाँ पर आखिर में कहा कि लेकिन अब जो मेरे साथ गद्दारी की योजना बनाएगा, प्लानिंग करेगा, मैं उसे किसी भी कीमत पर नहीं बख्शूंगा। तो क्या उद्धव ठाकरे को एक बार फिर से अपनी पार्टी में गद्दारी का डर है? क्यों वो बार बार गद्दारी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं? क्यों वो बार बार एकनाथ शिंदे का नाम लेकर अपने ही नेताओं पर बरस रहे हैं? तो आप भी उद्धव ठाकरे के इस पूरे बयान पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।